हेलो एवरीवन, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और पिछले ही क्लास के जैसा इसमें भी बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। ऐसे ऐसी चीज़ सिखाऊंगा कि आपको लगेगा हाँ, ग्रामर को सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कॉमन एरर के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो। इसके साथ साथ अगर कॉमन एरर के साथ साथ ही आप ग्रामर पढ़ते हो, बशर्ते टीचर आपके अच्छे होने चाहिए और उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपके हर एक पॉइंट पे डिस्कस करे और जो भी मन में आपका डाउट उठता हो वो कम से कम अनुमान लगा पाएँ कि स्टूडेंट कौन से पॉइंट पे फंसते हैं और सबके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे। तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना कुछ सीखते हैं। जो लोग न्यू हैं जान लें कि ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर उन्हीं लोगों को मैसेज करना है जिनको मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए। इसके थ्रू मैं लोगों को सिखाता हूँ, काफ़ी तरीके बताता हूँ और ऑनलाइन टेस्ट भी देता हूँ, इसके अंदर टास्क भी देता हूँ वीकली। तो इस पर मैसेज करें, आप लोग मैसेज करेंगे और बोलना भी है कि पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे ज्वाइन करना है, तो ही मैं वहाँ पर आपको प्रोसीजर बताऊँगा। और ये है टेलीग्राम पर ग्रुप त्रिगीतम 4am क्लब। आप सिर्फ इतना सर्च करोगे मिल जाएगा आपको ग्रुप, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर, जो 2011 में ये आपका लिया गया था एग्ज़ाम। इसके बारे में देखिए, एक एक करके हम लोग चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, कहाँ एरर है कहाँ नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, नो एरर। क्या है इसमें, ज़रा देखेंगे एक एक करके। सेवरल है तो सेवरल ऐसा एक वर्ड होता है, सेवरल हो गया, मेनी हो गया, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उसके बाद आपको जो भी आपका नाउन आता है वो प्लूरल में होना चाहिए है। तो है यहाँ पे गेस्ट जो है ये प्लूरल में है, तो यहाँ तक तो कोई गलत नहीं। नोटिस्ड मतलब उसने देखा, वैसा नोटिस किया मतलब ये पास्ट में है। आगे के भी सेंटेंस पास्ट में होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं, तो साफ साफ है कि एक ही सेंटेंस है ये पूरा, और है किस में, पास्ट में। कोलैप्सिंग इन हिज चेयर, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि इन हिज चेयर करेक्ट है या नहीं। तो देखिए, अगर कोई बंदा अपने चेयर पे गिर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो इन का यूज वहाँ पे गलत नहीं है। बैठने के सेंस में जहाँ तक है तो आप एट हिज चेयर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन हिज चेयर भी अगर यूज़ करो तो भी वो गलत नहीं है। लेकिन अपने चेयर में ही गिर रहा है, कोलैप्स हो रहा है, तो भी वो गलत नहीं है। इन का यूज भी यहाँ पर करेक्ट है। एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मतलब गैस्पिंग का मतलब क्या है कि श्वास लेने के लिए वो तेज़ी से श्वास ले रहा है। गैस्पिंग का मतलब तेज़ी से श्वास लेना, इसको कहते हैं हाफना। हाफने लगे ब्रीथ के लिए, मतलब श्वास के लिए है ना, एयर के लिए क्या करने लगे, वो हाफने लगे। तो किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका नो एरर, फोर्थ नंबर ऑप्शन। अब ज़रा नेक्स्ट की बातें करते हैं, देख लो क्या है। नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है दिस इज़ आवर सेकेंड रिमाइंडर, मतलब ये मुझे सेकेंड टाइम याद आया है, ये याद दिलाया है। कौन सी बात है उसके बारे में आगे बता रहा है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, और हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, मतलब ये दूसरी बार ऐसी घटना घटी है जब हम लोग क्या नहीं किए, आपसे कोई आंसर रिसीव नहीं किए, आपसे कोई आंसर नहीं मिला। ये सेकंड टाइम है और ये रिमाइंडर की तरह काम करा रहा है, मतलब याद दिला रहा है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का, इसमें ईज है, मतलब सेंटेंस क्या होना चाहिए, आगे भी आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। आर सरप्राइज्ड है तो आर है, और सरप्राइज्ड है तो ये भी क्या है आपका प्रेजेंट में है, कोई इशू नहीं है टेंस को लेकर के। दिस इज़ आवर सेकेंड रिमाइंडर, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट, जी हाँ सरप्राइज्ड एट आया है, तो आप कहोगे कि ऑन होना चाहिए, इन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन चैप्टर से है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप सरप्राइज होते हो तो सरप्राइज्ड के साथ हमेशा एट ही आता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो या फिर दिमाग में बिठा लो। अब सरप्राइज्ड एट समथिंग है, समथिंग में क्या क्या आ सकता है, जैसे समथिंग के पर कहा जाए तो यहाँ पर रिसीविंग आया है ना, रिसीविंग नो आंसर के ऊपर आया है। और समथिंग में क्या आ सकता है, सरप्राइज्ड एट समथिंग, समथिंग में और क्या आ सकता है, किसी का एक्शन, किसी का बिहेवियर, कोई भी किसी का काम हो सकता है उसके ऊपर। एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, और किसी से आंसर आपको मिलता है तो यू से पहले फ्रॉम लगाते हो, मतलब आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम यू, यू विल बी गेटिंग आंसर फ्रॉम मी, तो इस तरीके से फ्रॉम आता है। तो यहाँ पर भी कोई गलत नहीं, इसमें भी नो एरर है। अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो,
क्यों? आपको लग रहा होगा कि 2 क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, तो क्या ये तो फंसाने वाला फिर तो एग्ज़ाम था। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फंसाने वाला नहीं था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप साफ साफ बता पाओगे कि इसमें कोई तरह का एरर नहीं है। अगर किसी एग्ज़ाम में कोई दूसरा आंसर दिया है तो सिंपल सी बात है कि मतलब कोई बुक में अगर कोई दूसरा आंसर दिया है, सिंपल सी बात है वो गलत दिया हुआ है। अब ज़रा देख लो थर्ड नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे। जैसे होता है ना कई बार, जैसे मैं बताता हूँ किरण पब्लिकेशन में क्या इशू है। किरण पब्लिकेशन के बुक में वहाँ पे क्या है कि कोई भी इंसान वहाँ एडिटर बन सकता है। एडिटर इन द सेंस कि कोई भी बुक अगर छपे हैं तो उसमें एडिट कर सकता है, उसमें लिख सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, कुछ एडिट कर सकता है, कुछ उससे काट करके निकाल सकता है, काट छाँट कर सकता है। और ऐसा जॉब आपको भी मिल सकता है अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है। जैसे मैं जब वहाँ पढ़ाता था तो एक हिस्ट्री पढ़ाने आते थे, एक टीचर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाते थे, तो वो किरण पब्लिकेशन में ही वो एडिटिंग का काम करते थे और साथ साथ इस कोचिंग में भी पढ़ाया करते थे मेरे साथ ही। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर एडिट करना जा करके। तो क्या होता है, कई बंदों को लगता है कि इंटरनेट से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, इंटरनेट में किसी ने डाल रखा है कि नहीं इसमें ये गलत है और उसका आंसर तो पता नहीं कि कैसे गलत है कैसे नहीं गलत है, तो वो अपना कोई भी उल्टा सीधा थीसिस वहाँ पे लगा देता है जो कि गलत है। और खास करके मैं किरण में देखा हूँ, प्रीवियस ईयर का जो किरण है, इन्हीं में से एक सेट में से देखा था जो मैं पिछला क्लास लिया और अभी जो क्लास ले रहा हूँ, इन्हीं दोनों में से कोई सेट में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उल्टा सीधा बातें वो लिख रखा है। तो वैसा कुछ नहीं है, जो भी फैक्ट है वही मैं बताया हूँ आपको। आप जाकर के चेक कर लेना किरण पब्लिकेशन में। पिछले बार भी शायद स्टेनोग्राफर का ही पेपर लिया था, इस बार भी लिया हूँ। तो ऐसी बातें हैं, जिनके पास कम नॉलेज है वो चाहता है किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना भाई, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर। मतलब जो भी आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनके प्रति क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए हमेशा, है ना। तो ग्रेटफुल होना चाहिए मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का क्या मतलब है कि उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, है ना, उसके प्रति विनम्र बना हुआ होना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो इन्हीं बातों को बोलते हैं आभार प्रकट करना और फिर कृतज्ञ होना उनके प्रति, आदर सम्मान होना आपके दिल में उनके प्रति, वही कहलाता है ग्रेटफुल। अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पे एरर है क्या। यू शुड कोई गलत नहीं, टू योर मेंटोर, ग्रेटफुल टू योर मेंटोर। ग्रेटफुल किसी के प्रति आप होते हो तो वहाँ पे लिख सकते हो टू, ठीक। बाकी कोई भी व्यक्ति है तो ग्रेटफुल के साथ आप टू लगा सकते हो, ये भी तो यहाँ पर टू करेक्ट है। अब फर्स्ट पार्ट सही है और लास्ट पार्ट भी सही है, बचा बीच वाला पार्ट। यहाँ पे बी ऑलवेज ग्रेटफुल, तो ज़रा देखो ये डिक्शनरी में ये वर्ड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेटफुल जो होता है ये देखो उसका सही स्पेलिंग होता है ये, इसका मतलब होता है क्या, कृतज्ञ होना, आभारी होना किसी का, तो उसका स्पेलिंग ये वाला ग्रेट होता है और ये वाला ग्रेट नहीं होता ग्रेटफुल में। और इसके साथ अगर फुल लगा देते हो तो ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेट होता है जिसका मतलब महान होता है, ठीक। तो ये ग्रेट महान वाला अलग है, ये ग्रेटफुल का मतलब अलग है, आभारी होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आंसर तो पकड़ में आ गया कि सेकेंड इसका ऑप्शन होगा। अब दूसरी बात ये है, कई बार आपको लग रहा होगा कि यार ये एक चीज़ और गलत है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑलवेज के पहले बी है, कई बार आपको लग रहा होगा कि यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, तो ऑलवेज के बाद बी होना चाहिए, राइट। कई लोगों के दिमाग में ऐसा घूम रहा होगा, तो मैं आज क्लियर करा देता हूँ हर चीज़, इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। तो देखो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला कि यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, है ना, ऐसा सुनने में ज़्यादा सटीक लग रहा है, सुनने में साउंड लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, वो गलत है। कैसे गलत है ये मैं बताता हूँ। तो ये इसका जो पोजीशन है ऑलवेज के पहले ये सही है, ठीक। तो इस चीज़ को मत भूलना। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसके मतलब ये बी के बाद लगते हैं और आपका क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये मैं बता रहा हूँ। देखो एक वर्ड है आपका ऑलवेज, ये खुद हो गया, ऑलवेज याद कर लेना जिसका मतलब होता है हमेशा। एक वर्ड होता है सेल्डम और इसी तरीके का एक वर्ड होता है ऑफन, दोनों का मतलब होता है कभी कभी, प्रायः जिसको बोलते हैं। और इसी तरीके का वर्ड होता है आपका नेवर, जिसको बोलते हैं कभी नहीं। इसको रट्टा मत मानना ये सारे वर्ड्स को, है ना, क्योंकि आप लोग सीधा उसको बार बार मन में दोहराने लगते हो, ऐसा नहीं है। आपको सुनने से भी पता चल रहा है कि एक जैसे वर्ड है, इसका एक कॉमन नाम होना चाहिए, है ना, और वो क्या नाम है वो अलग की बात है, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको पता चलना चाहिए कि ये सेम तरीके के वर्ड होते हैं। और इसी तरीके का एक वर्ड होता है आपका हार्डली, हार्डली का मतलब शायद ही, है ना। इसी तरीके का वर्ड होता है रेयरली और इसका भी मतलब होता है शायद ही। और इसी तरीके का वर्ड होता है स्कैर्सली, याद रखोगे। अब ये सारे जो वर्ड हैं
ये सारे वर्ड बी के बाद यूज होता है, मतलब बी वाला जितना भी फॉर्म होता है, देखो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो बी के जितने फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो सिंपल सी बात है, इज़, एम, आर और ये खुद बी। तो ये तीनों फॉर्म हो गए इसके, और बी वाला फॉर्म हो गया, है ना। तो ये जो और भी होते हैं, बीन होता है, और भी जो भी होता है वो अलग की बात है, अभी इस पर फोकस करो। ये जो इसके बी के फॉर्म होते हैं, तो ऑलवेज और सेल्डम, ऑफन, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, ये सारे जो वर्ड हैं वो बी के बाद यूज होता है। किसके बाद यूज होता है, बी वाले फॉर्म के बाद यूज होता है। तो क्वेश्चन में भी तो है आपका बी, और इसके बाद यूज होना चाहिए, ना कि यहाँ पे ऑलवेज के बाद बी मत यूज कर देना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देता है, दिया भी है। तो इस चीज़ को याद रखना, जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताया। लेकिन इसके पीछे एक और भी कॉन्सेप्ट है कि बी के तो बाद लगता है, यहाँ पर बी है ना, तो बी के बाद तो लगता है ये सारे वर्ड, लेकिन मेन वर्ब के पहले लगता है। इस चीज़ को भी याद रखना। क्या क्या बताया जरा देखो, इसको मन में बिठाओ। अभी कौन कौन से वर्ड हैं, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, जो भी है, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, ये सारे जो वर्ड हैं वो बी के बाद तो लगते हैं, मतलब बी के जितने भी फॉर्म होते हैं उसके बाद तो लगते हैं। जैसे लेकिन क्या बताया कि मेन वर्ब के पहले लगता है। जैसे मैं बताऊं, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। देखो क्या है, मान लिया जाए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि गरिमा, है ना, काफ़ी प्यारा सा नाम है, गरिमा इज़ ऑलवेज राइट। मतलब गरिमा क्या होती है, हमेशा सही होती है। तो बी का फॉर्म है आपका इज़ आर एम, इसके बाद लग गया, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसी तरीके से बोल सकते हैं, मान लो कि गुंजन इज़ ऑलवेज बोरिंग, है ना, तो इज़ के बाद आपका ऑलवेज आया उस सेंटेंस में भी, जो मैं अभी बताया। तो ये दोनों भी करेक्ट है। अब मैं बताया था क्या कि मेन वर्ब के पहले लगता है, बी के बाद लगता है और मेन वर्ब के पहले लगता है। जैसे मैं बताऊं कि दीपांकर, ले लो एग्जांपल, दीपांकर हार्डली, है ना, हार्डली मतलब शायद ही, वॉचेस टेलीविज़न। करेक्ट, मतलब दीपांकर शायद ही कभी टेलीविज़न देखता हो। तो यहाँ पर देखो मेन वर्ब क्या है, वॉचेस, मतलब वॉच करना, देखना। इसके पहले आया है ये वाला वर्ड हार्डली, और इसी तरीके का वर्ड में बताया कि ऑलवेज इसी तरीके का वर्ड है। ऑलवेज बोलो, हार्डली बोलो, स्कैर्सली बोलो, नेवर बोलो, ऑफन बोलो, सेल्डम बोलो, ये सारे वर्ड जो हैं वो मेन वर्ब के पहले आते हैं और बी वाले फॉर्म के बाद आते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके पूछने के चांसेस भी बनता है। अब जरा देख लो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, आंसर भी पता चल गया कि इसमें क्या गलत है। और यहाँ पे बी अपने पोजीशन पे सही है, क्योंकि बी के बाद लगता है और ऑलवेज वाला वर्ड जो है वो मेन वर्ब के पहले लगता है। इस चीज़ को भी याद रखना। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। रस्टी का मतलब क्या, जंग लग गया है, समझो। रस्टी इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, वो थोड़ा सा रफ हो गया है और पुराना हो चुका है। तो यही कह रहा है कि द फर्नीचर, आपके घर में जितने भी फर्नीचर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, वो ओल्ड एंड रस्टी हो चुके हैं। हैड बिकम, कोई गलत नहीं, क्योंकि बिकम, बिकम, है ना, थर्ड फॉर्म भी आपका बिकम ही होता है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, इस पार्ट में भी गलत नहीं है। पार्ट किस में गलत है, तो फर्नीचर वाले में। द क्यों यूज हुआ है, क्योंकि आपके घर में जो फर्नीचर हैं वो डेफिनिट है, और डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, द को कहते हैं। कैसे पता चलेगा ये डेफिनिट है, तो इसलिए पता चलेगा क्योंकि वही फर्नीचर के बारे में बातें कर रहा है जो ओल्ड एंड रस्टी हो चुका है। तो इसके बारे में दो बार चर्चा है, एक बार फर्नीचर खुद और दूसरा वही वाला फर्नीचर जो ओल्ड एंड रस्टी हो चुका है उसके बारे में बता रहा है। तो ये डेफिनेट हो जाता है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे गलत क्या है, फर्नीचर में, फर्नीचर का प्लूरल कभी भी एस और ई एस लगाकर नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उसमें कभी भी एस और ई एस जोड़कर उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तरीका दूसरा हो सकता है प्लूरल बनाने का, लेकिन एस और ई एस जोड़कर इसमें प्लूरल नहीं बनाए जाते। जैसे फिर कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको कह सकते हो क्या, इसको कह सकते हो कि 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर, है ना। आपके मान लिया जाए आपके यहाँ कोई भी फर्नीचर है, चेयर है मान लिया जाए, तो उसको कहोगे टू सेट्स ऑफ फर्नीचर, है ना। तो 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे पता चल रहा है
कि ये प्लूरल बन गया है, लेकिन फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, उसमें एस और ई एस नहीं जोड़ेंगे। इसी तरीके के और कौन कौन से वर्ड होते हैं तो ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस हैं, तो फर्नीचर है, एडवाइस है, देख लो एडवाइस, लास्ट में सी ई है और सी ई वाला ही एडवाइस आपका नाउन होता है, ना कि यहाँ पर अगर एस ई कर देते हो तो इसका मतलब वर्ब हो जाता है। तो ये वाला एडवाइस है, इसका भी क्या नहीं बनता, इसका भी प्लूरल एस और ई एस जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। और इन्फॉर्मेशन एक वर्ड है, लगेज है, तो इन्फॉर्मेशन में भी इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्फॉर्मेशंस, तो कई बार लगता है नहीं यहाँ पर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गए तो हो सकता है, लेकिन नहीं, इसमें भी एस और एस जोड़कर नहीं बना सकते इसको प्लूरल। तो कैसे बनाएंगे, कह सकते हो कि 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई गॉट 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, और फिर 5 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में एस और एस जोड़कर नहीं करना, उसके पहले कोई वर्ड ऐड करके, जैसे मैं ऐड किया 5 पीसेस ऑफ, और पहले ऐड किया 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर, तो 2 सेट्स, तो इस तरीके के वर्ड ऐड करके उसे प्लूरल बनाया जाता है, ना कि एस और ई एस जोड़ करके। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले अ और एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन द का प्रयोग कर सकते हैं किस हिसाब से, जब वह कोई डेफिनेट की बातें कहे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है सीख गए होंगे। और इसमें गलत क्या है, तो यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। देख लो नेक्स्ट क्या है आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। देखो ये जो एग्ज़ाम लिया गया था काफ़ी खतरनाक लगा मुझे, क्यों, कई इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें नो एरर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखते हैं कि इसमें नो एरर है या नहीं। तो ज़रा देखो, बात करो यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। क्या है, फर्स्ट पार्ट मोस्ट पीपल, आपको लग रहा होगा कि द मोस्ट पीपल होना चाहिए, क्योंकि द जो यहाँ जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, तो इसके पहले द लगता है। ठीक है, अभी तक इसको पॉज करके रखो, आगे बढ़ो। आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड ऑफ कहाँ पढ़े थे आप अफ्रेड ऑफ कहाँ पढ़े थे, तो अफ्रेड ऑफ समथिंग का क्या मतलब होता है, किसी से भयभीत होना, और ये चीज़ आप पढ़ चुके हो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के चैप्टर में, मुझे लगता है आखिरी पार्ट में ये वर्ड आया था आपका अफ्रेड ऑफ, और फिर स्केयर ऑफ ये भी आया था, और इसी में मैं बताया था स्केयर ऑफ का मतलब ही होता है अफ्रेड ऑफ, दोनों के साथ ऑफ है, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आया जो कि गलत नहीं है। स्वाइन फ्लू दिस डेज कोई तरह का इसमें गलत नहीं है, मतलब सेकेंड और थर्ड पार्ट में, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से भी यहाँ पर गलत नहीं है, अफ्रेड के साथ ऑफ ही लगता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ज़रा जान लो मोस्ट पीपल करेक्ट है या नहीं, इसके पहले द लगना चाहिए या नहीं, और फिर मोस्ट के पहले नहीं लगना चाहिए तो क्यों, और अगर लगना चाहिए तो क्यों। तो ज़रा देखो, सबसे पहली बात इसमें क्या जानना है आपको, क्या जानना है कि मोस्ट जो है, मोस्ट जो एक आपका वर्ड है, इसके पहले द कब लगता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जब भी मोस्ट का सेंस रिफ्लेक्ट होता है वेरी के सेंस में, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा के सेंस में, बहुत के सेंस में, याद रखना हिंदी में ही इसको, कि अगर मोस्ट का सेंस आपका रिफ्लेक्ट होता है वेरी के सेंस में, तो इसके पहले द लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ध्यान देना, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आपको नहीं पता चल सकता है, तो देखो वेरी के सेंस में हो तो द लगाना बहुत ज़रूरी, छोड़ नहीं सकते। और मोस्ट का अगर सेंस आपका अधिकतर के सेंस में आए, अधिकतर के सेंस में आए, या फिर अधिकांश के सेंस में आए, अधिकांश के सेंस में, तो इसके पहले द का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। अब मैं क्या बताया एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर है, खुद एक एग्जाम्पल में है क्वेश्चन में कि मोस्ट पीपल, तो मोस्ट पीपल से बहुत लोग आ रहा है और फिर अधिकांश लोग का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर अधिकांश का सेंस आ रहा है, अधिकतर का सेंस आ रहा है कि अधिकतर लोग अफ्रेड हैं, किससे, भयभीत हैं, किससे, स्वाइन फ्लू होने के डर से, है ना, मतलब उससे भयभीत हैं, स्वाइन फ्लू से, आजकल जो है स्वाइन फ्लू से भयभीत हैं अधिकतर लोग, अधिकांश लोग, तो इसलिए मोस्ट के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, याद रख लेना, भूलना नहीं। ठीक, अब जरा देखो, ये तो मैं बता दिया कि मोस्ट के पहले क्या नहीं करना है, तो मोस्ट के पहले द नहीं लगेगा। अब लगेगा कब, तो मैं बताया कि वेरी के सेंस में दे, तो वेरी के सेंस में कैसे देता है इसका एग्जांपल देख लो आप। तो जैसे मैं कहूँ आपको कि मोस्ट, अच्छा इसी तरीके का अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मोस्ट बर्ड्स
मोस्ट बर्ड्स मतलब अधिकांश पक्षी कैन फ्लाई, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। तो ये अधिकांश का सेंस देता है ना। अधिकांश का क्या मतलब है? अधिक अंश मतलब सारे में से, जैसे ये सारा है, इसमें से मैक्सिमम अंश जो है आपका इतना पार्ट, वो क्या है, उसका सेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से अधिकांश का सेंस दे रहा है ये, ना कि बहुत का सेंस दे रहा है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्या है आपका, मोस्ट के पहले द नहीं लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब वेरी का सेंस दे। तो वैसा एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, ज़रा देखो। एक एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको दिखाता हूँ। मान लिया जब किसी का भी नाम ले लो, मान लो ममता कोई गर्ल का नाम है ना। ममता इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, कुछ भी ले लो, और फिर ब्यूटीफुल। ममता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल of all these girls, ठीक। मतलब इन सारी लड़कियों में से ममता क्या है? वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है ना, सबसे अधिक है। अधिकांश का सेंस नहीं दे रहा, ये वेरी का सेंस दे रहा है, बहुत का सेंस दे रहा है, इसलिए इसके पहले द का यूज हुआ है। अब मुझे लगता है किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस चीज़ को याद रख लेना कि यहाँ पर अधिकांश का सेंस था, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ। और शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस ग्रुप ऐसे कहेंगे अगर, तो वहाँ पर द जो सेंस देता है, मोस्ट जो सेंस देता है वो बहुत के सेंस देता है, इसलिए वहाँ पर द का यूज़ लगाना ही पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जरा देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। क्या गलत है? आई मे नॉट बी एबल टू, यहाँ तक तो कोई गलत नहीं दिख रहा, मतलब मैं ऐसा सक्षम नहीं होऊंगा, है ना, नहीं हो सकता। टू अटेंड टू द फंक्शन, यहाँ पर गलत है। अटेंड के साथ यहाँ पर टू नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे चीज़ें। देख रहे हो कितना जो मैं वोकैबुलरी पढ़ा चुका हूँ, उसी के अंदर में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अटेंड के बाद यहाँ पर टू आपका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अटेंड अ फंक्शन एक फ्रेज की तरह काम करता है। अटेंड अ फंक्शन, और फिर द फंक्शन भी बोल सकते हो क्या, अगर आपका फंक्शन डेफिनिट हो। तो डेफिनिट का सेंस कैसे आएगा? मान लिया जाए एग्जांपल में रहता आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो, मतलब जो डेफिनिट है उसके पहले द का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक। और फिर जो भी डेफिनिट बोलचाल के भाषा में जो भी प्रकट करना चाहता हो सामने वाला व्यक्ति कि डेफिनिट कोई फंक्शन की बात कह रहा हो, तो उसके पहले द लगा दो, और नहीं है तो ये भी चलेगा, है ना। तो अटेंड अ फंक्शन एक आपका फ्रेज की तरह काम करता है, और उसके साथ अटेंड के साथ टू वाला वर्ड यूज नहीं होता, तो यहाँ पर टू आपको हटाना पड़ेगा। तो एरर किस में है? पार्ट नंबर 3 में। इस चीज़ को याद रख लो। अब जरा देखो नेक्स्ट, यह आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा देखो। ये है आपका ही इज़ रिसाइडिंग हियर सिंस 1983, मतलब कह रहा है कि वह यहाँ पर 1983 से रह रहा है। क्या इसमें एरर है? ज़रा बात करते हैं, ज़रा देखो क्या है यहाँ पे है गलत। क्या है? इज़ बोला है, मतलब प्रेजेंट की बात कहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर सिंस 93 दिया है, तो सिंस वाले वर्ड से ही आपको पकड़ में आना चाहिए था कि पास्ट की बातें कह रहा है। और 1983 से भी पता चल रहा है कि पास्ट की घटनाएं हैं। फिर इज़ कैसे आ गया, मैं समझाता हूँ पूरी तरीके से। देखो यहाँ पर क्या है, इससे पता चल रहा है कि कोई इंसान 1983 से रह रहा है, मतलब काम कब शुरू हुआ है? 1983 में, मतलब कब शुरू हुआ? पास्ट में। लेकिन इज़ दे करके बताना चाह रहा है कि वो काम अभी भी जारी है। तो जब भी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो और अब भी जारी है, तो वो टेंस कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट का क्या मतलब है? जो काम शुरू हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब अभी भी कंटिन्यू है, तो ही ये कहलाएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसका फॉर्मेट होता कैसा है? तो इसका फॉर्मेट इज से नहीं होता, इसका फॉर्मेट होता है किससे? सब्जेक्ट। यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, और यहाँ पे हैज़ और फिर हैव बीन लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और ही के साथ यहाँ पर हैज़ लगेगा।
तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वी का ing वाला फॉर्म लगेगा। ठीक, यही लगता है आपका कंटिन्यूस में, कोई भी कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें वी ing लगता है। जैसे मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, तो गो और कम के साथ ing वाला फॉर्म लगाया तो वो कंटिन्यूस टेंस था इसलिए। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्या होना चाहिए था? ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, यहाँ पर ing वाला फॉर्म है तो एरर आपका फर्स्ट पार्ट में था, यहाँ पर होना चाहिए ही हैज़ बीन डिसाइडिंग। बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, ज़रा देख लो क्या है। ये कह रहा है एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कह रहा है ये कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, है ना। किससे पूछा? किसी व्यक्ति से पूछा। कब पूछा? एट हिज रिटर्न, मतलब उसके रिटर्न होते ही। तो यहाँ पर भी फ्रेज बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या कि फ्रेज, देखो एक अच्छा टीचर मैथ्स का कौन होता है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैथ्स का अच्छा कौन सा टीचर होता है? जो अलजेब्रा से शुरू करे पढ़ाना। मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ, जो अलजेब्रा से पढ़ाना स्टार्ट करे। इसके पीछे कुछ लॉजिक है। इंग्लिश का टीचर कौन अच्छा हो सकता है, और फिर कौन से अच्छे बुक्स हैं? तो अगर किसी बुक में आपको फ्रेज बता दिया गया हो, बहुत सारे फ्रेजेस, उसके मीनिंग, उसके सेंटेंसेस, उसका यूजेस। जैसे मैं खुद बुक लिख रहा हूँ तो पहला तो मैं बता दिया था कि आपको ग्रामर पर कमांड करना है तो कुछ ट्रांसलेशन सीख लो। उसका एक सीरीज स्टार्ट भी किया हुआ हूँ, फ्यूचर में कंप्लीट करा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर मेरे बुक का ये होगा, सेकंड आपका फ्रेजेस होगा, इसका यूजेस बताऊंगा। सारा कुछ मैं रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप लोग भी चाहो तो सेम पैटर्न को फॉलो करके अपनी भी बुक लिख सकते हो, है ना। तो ज़रा देखो, तो कहने का मतलब है फ्रेज ज़रूर सिखाने चाहिए। उसके बाद कॉमन एरर का अगर कोई भी बंदा करेगा क्वेश्चन तो मुझे लगता है वो 100% करेक्ट करेगा एग्जाम में, क्योंकि ग्रामर का रूल तो है नहीं फ्रेज में। फ्रेज तो आपको अलग से पढ़ने होंगे और ज़्यादातर बुक में होते नहीं, बहुत रेयरली होते हैं कोई बुक में। तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ने की थोड़ा बहुत भी हैबिट है आप में तो आप फ्रेजेस से चिर परिचित होगे, ये फैक्ट है। और नहीं होगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसको अलग से। अब आप कहोगे कि आपने तो एरर स्टार्ट कर दिया लेकिन फ्रेज को तो बताया नहीं। तो जी हाँ, मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इसको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी क्यों नहीं बता रहा? इसलिए क्योंकि सबसे पहला काम उसी को करो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में। ये मंत्रा है लाइफ का, कोई भी काम को आप करो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लिया जाए आपका एग्ज़ाम नज़दीक में, कल है आपका मैथ्स का टेस्ट, ठीक, और परसों है आपका इंग्लिश का टेस्ट। अब आप क्या कर रहे हो? आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अरे इंग्लिश तो मैथ्स कल एग्ज़ाम देने के बाद भी कर सकते हो ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो सामने है, उसके ऊपर वर्कआउट करो। अगर मैं फ्रेज को पढ़ाता रह गया 1 महीने तक तो आपको पता चलेगा टाइम वेस्ट हो गया और आप बहुत कुछ सीखे नहीं, सिर्फ फ्रेज को सीखे। लेकिन अभी कॉमन एरर बता रहा हूँ, 600 क्वेश्चन मैं उठाया हूँ इससे, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। इस व्यू से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर रहा हूँ। अब जरा देखो यहाँ पे क्या एरर है। इसमें तो कोई एरर नहीं दिखता, मेनी क्वेश्चंस करेक्ट है। यहाँ पर भी मेनी है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए नाउन। अब यहाँ बात करते हैं एट हिज रिटर्न, यहाँ पे क्या एरर है? जी हाँ, यहीं पर है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो एक फ्रेज है ऑन हिज रिटर्न, हमेशा ऐसा ही यूज होता है, ऑन समबडीज रिटर्न, या फिर ऑन हिज रिटर्न, या फिर ऑन हर रिटर्न, कुछ भी कह सकते हो। ऑन माई ब्रदर्स रिटर्न कह सकते हो। तो ऑन हो या फिर अपॉन हो, दोनों बात सही है। अपॉन हिज रिटर्न या फिर ऑन हिज रिटर्न, ये दोनों करेक्ट हैं। तो एट का यूज यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था अपॉन या फिर ऑन, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो अपॉन माई ब्रदर्स रिटर्न फ्रॉम लंदन आई आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो लंबा कर सकते हो सेंटेंस को। तो कहने का मतलब है कि ऑन हिज रिटर्न और अपॉन हिज रिटर्न आपका फ्रेज है, इसको याद रख लो। यहाँ पर एट का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ए में एरर था, क्या होना चाहिए था बता दिया। अब 9th नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। तो यहाँ पर क्या गलत है? सिंपल सा सेंटेंस है, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ एरर है इसमें नहीं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर दिया है एंटर्ड के साथ इनटू, इनटू यहाँ पर नहीं यूज होता, लेकिन यहाँ भी प्ले करता है आपका एक चीज़ बहुत बड़ा रोल, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशन के आप चैप्टर देख चुके होंगे तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर इनटू क्यों नहीं होना चाहिए, और इनटू होना चाहिए तो कहाँ पर होना चाहिए। तो देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी कमरे में एंटर ले रहा है, प्रवेश कर रहा है, या फिर किसी रूम में, किसी के घर में, या फिर किसी के ऑफिस में, है ना, किसी के कमरे में अगर एंट्री ले रहा है,
तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसलिए यहाँ से आपको इनटू हटाना पड़ेगा। लेकिन एंटर के साथ इनटू लगता भी है। किस सेंस में कहाँ लगता है ये मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ। कब बताया था? फिक्स्ड प्रीपोजिशन के चैप्टर में। तो एंटर इनटू का मतलब ही डिफरेंट हो जाता है, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है किसी अलायंस अग्रीमेंट, जिसको संधि और समझौता कहते हैं। तो किसी संधि और समझौते में जब दो कंट्री और फिर दो समुदाय आपस में क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो उस तरीके के चीज़ जो संधि और समझौता होता है उसको कहते हैं एंटर इनटू। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो ऐसा करके कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स इन 1960, है ना। और आप मुझे कमेंट में बताओगे अगर जीएस पढ़ते हो तो 1960 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान या फिर दो नेशन आपस में किसी समझौते और संधि पर सहमत होते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो उस संधि के सेंस में आपको यूज़ करना होता है एंटर के साथ इनटू, ठीक है। तो कितना डिफरेंट मीनिंग हो जाता है ये ज़रा समझो। तो यहाँ से इनटू आपको हटाना था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, तो कह रहा है ये क्वेश्चन, शी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। देखो कितना ब्लंडर है यहाँ पे। क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप एंग्री होते हो तो वहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर एंग्री वाला वर्ड तो आपके एसपी बख्शी वाले बुक में है नहीं, है ना। ये भी आपका किससे एरर दिया है? तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। तो एंग्री तो नहीं दिया भैया, तो क्या दिया है? देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर एसपी बख्शी के इतने सारे लिमिटेड जो भी दिया हुआ है उसमें उतना कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ सा जाएगा कि कहाँ विथ लगना है, कहाँ एट लगना है, कहाँ ऑन लगना है, कहाँ अपॉन लगना है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एंग्री अगर नहीं दिया तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे। क्यों? मैं बताता हूँ। वहाँ पे एक वर्ड आपका दिया था एनॉय। एनॉय का मतलब क्या? मैं परेशान हो जाता हूँ, है ना। तो एनॉय के साथ आपका विथ था। एनॉय विथ समवन मतलब किसी से मैं चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, है ना, और फिर नाखुश हो गया। तो एनॉय विथ समबडी, है ना, समवन, जिसे पर्सन कह सकते हो। उस बुक में पर्सन्स करके आपका दिया हुआ है। और कोई थिंग की बातें कह रहा है तो एंग्री एट होता है। एंग्री एट और फिर एनॉय एट, एनॉय एट। और ये एनॉय विथ समबडी और एनॉय एट समथिंग ये दिया हुआ है बुक में, एंग्री नहीं दिया हुआ है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते थे कि हाँ जी एंग्री और एनॉय सिमिलर वर्ड है, इसलिए इसके साथ विथ और एट कब लगेगा। तो कहने का मतलब है, और यहाँ पे एनॉय एट समथिंग है और फिर एंग्री एट समथिंग। और समथिंग में मैं हमेशा बताया हूँ कि क्या होना चाहिए समथिंग में? किसी के बिहेवियर, किसी के एक्शन, किसी के कार्य, किसी के क्रियाकलाप, है ना। तो उन चीज़ों पर किसी को गुस्सा आए तो एंग्री एट होगा। जैसे आई एम एंग्री एट हर मिसकंडक्ट, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। उसके बुरे आचरण के ऊपर मैं गुस्सा हूँ। लेकिन आई एम एंग्री विथ हर होगा। और अगर उसके बिहेवियर से गुस्से हो तो एंग्री एट हर मिसकंडक्ट और फिर मिसबिहेवियर, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति का यहाँ पे चर्चा किया है तो यहाँ पे विथ होना चाहिए, ना कि ऑन और फिर एट, ठीक। तो यहाँ पे आपका लफड़ा है विथ और एट के साथ, विथ और एट के साथ। एट लगता है समथिंग और विथ लगता है पर्सन के साथ। तो याद रख लेना किसके किसके साथ? एंग्री और एनॉय के साथ। तो मैं बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे ही पढ़ते रहो अगर आप लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ग्रामर पर बहुत ज़्यादा कमांड होने वाला है। 1 महीने का टाइम आपसे लिया हूँ, मैं टाइम लिया नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ये समझो और ये समझ करके पढ़ो, तभी आपके अंदर जो है गुरु के प्रति सम्मान आपके दिमाग में चल रहा होगा। और जिसके प्रति एक बार प्यार उमड़ आए ना, तो समझ लो कि आप जो भी वो बंदा, जो भी वो इंसान, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में रहो या फिर किसी गुरु से पढ़ रहे हो, अगर उनके प्रति आपके हृदय में ज़रा सा भी प्यार उमड़ पड़ा एक बार, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो जो भी पढ़ा दे आपके दिमाग में बहुत जल्दी घुसेगा। और थोड़ा सा भी उससे अगर नाखुश है, नाराज़गी है आपके दिल में, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि आप ये वाला टोन मत यूज़ करो, आप हरियाणवी क्यों नहीं बोलते, तो आप राजस्थानी जैसा क्यों नहीं बोलते। तो ये टाइप के जो बंदे होते हैं, मैं इन्हें इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में बातें कर दूँ, किसी भी टोन में बातें करूँ, उसके दिमाग में नहीं घुसने वाला, क्योंकि मेरे प्रति, टीचर के प्रति उसके दिल में प्यार नहीं है। तो आपको अगर सीखना है तो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करना। मैं बार बार भूल जाता हूँ, भूल क्या, मैं कहना भी नहीं चाहता, स्टार्टिंग में मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं लास्ट में सोचता हूँ कि कह दूँ। तो चलिए, आज मैं बहुत कुछ सिखा दिया आप लोगों को, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।